27 फरवरी, सरप्राइज डे या द टी इज़ फैंटास्टिक डे। आज ज़रा चाय पीजिए तो याद कीजिए 2019 की उस चाय को जो मेरे ख्याल में भारत भी और ख़ास तौर पे अभिनंदन साहब बिल्कुल नहीं भूले हैं। लेकिन इस ब्रवाडो से बियॉन्ड, यानी जब हम इस बात पे खुशी मनाते हैं कि यकीनन पाकिस्तान की जो दिफाई फोर्सेस हैं, हमारे जो जवान हैं वो यकीनन मुल्क का मजबूत दिफा करते हैं, इसके बियॉन्ड एक मुल्क और एक रियासत को, एक कौम को जिन और मज़ीद पिलर्स की ज़रूरत है, उस माशरे को जिस तरह फ़ाल होने की ज़रूरत है, उसके तकाज़े और भी हैं। उसमें यकीनन आपकी जियो पॉलिटिक्स भी आ जाती है, जियो इकनॉमिक्स भी आ जाती है, या जिस तरह भारत बार बार बात करता है कि गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नेंस इज़ इक्वल टू गुड इकनॉमिक्स, एंड दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट। आप चाहे ये बात ज़रूर करें कि हम किस तरह से दुश्मन हमें नुकसान पहुँचाता है, प्रोपेगेंडा करता है, फेक न्यूज़ या पाकिस्तान के नैरेटिव को वीक करने की कोशिश करता है, जिस तरह का मोमेंटम उनकी इकॉनमी में है और जिस तरह के रवाबत दुनिया से कायम किए हुए हैं, दे आर फार मोर रेलिवेंट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। सो व्हाट डज़ दिस मीन फॉर पाकिस्तान एंड साउथ एशिया? आज ज़रा इस पे बात करते हैं कि साउथ एशिया के बदलते हुए जियो पोलिटिकल रियलिटीज़ क्या हैं, और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में दूसरी दफ़ा तालिबान हुकूमत आने के बाद हमारी जो सरहदी हदूद हैं और जो हमारी सरहदों पे जो एक तरह से मुश्किलात का हमें सामना रहता है, उसके लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एयर वाइस मार्शल जनाब आबिद राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई मौजूद हैं, और इन दोनों का ही ये सब्जेक्ट ऑफ पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, मामलात पे और बदलती भी रियलिटीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। सो लेट्स इंगेज विद देम एंड फाइंड आउट कि व्हाट लेज अहेड फॉर पाकिस्तान पोस्ट ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्न। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। अब साहब, सबसे पहले तो जो आज की यूथ है उसने पहले कभी इस तरह का एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और स्क्रिमिश नहीं देखा था, तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट वाज अगेन अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर अस द वे आवर फोर्सेस रिटॉर्टेड। लेकिन मुझे ये बताएं कि पोस्ट इट वेयर डू वी स्टैंड विद इंडिया एंड व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपकी इकोनॉमी है, बिकॉज इकोनॉमी ही स्ट्रेंथ देती है आर्म फोर्सेस को जी। और जो आपका नेशनल नैरेटिव होता है विज़ा वी ऑल योर एडवर्सरीज, उसको सपोर्ट करने में इकोनॉमी से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, फैक्टर नहीं सही। है। अब अगर 4 साल के अरसे में मैं तो फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव ऑलवेज बिलीव दिस, मैंने 35 साल एयरफोर्स में नौकरी की, कि अगली जंग जो भी होगी एयरफोर्स और नेवी डिसाइड करेंगी, जिस मुल्क की अच्छा वो करेगी। बिकॉज नेवी की अगर आप देखें ना, इंडियन नेवी बहुत बड़ी है और पाकिस्तान का कोस्ट लाइन चूँकि बड़ी है, वो कभी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की बात करते हैं, कभी ट्रेड आपकी जो है ना वो इसको इंटरसेप्ट करने की बात करेंगे। आपकी जापान से, चाइना से बहुत ट्रेड है, उस साइड से वो इंडियन ओशन में वहीं से होके आती है। तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी थी आपकी अब तक कि जी लैंड स्ट्रेटजी है, आपने उनका एरिया ऑक्यूपाई करना है, वो आपका करेंगे। हमने कश्मीर आज़ाद करना चाहा, 65 में नहीं कर सके, वो लाहौर पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे, वो नहीं कर सके, तो वो अब माजी की बात है। अब दुनिया की आप पिछले 40-50 सालों की बड़ी जंगें देख लें, ये गल्फ़ वॉर्स 2 हुई हैं, उसमें दी एयर एलिमेंट हैज़ प्लेड, नेवल वो मरीन्स को लेके आए हैं वहाँ तक, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर से उन्होंने वो किया है, आर्मी का फिर थर्ड रोल आ जाता है। अच्छा, अब कश्मीर के उस पर आप आ जाए, आपके यहाँ 84 से सियाचिन पे जंग चल रही है। सही। उनके फ़ौजी मरते हैं, हमारे शहीद होते हैं, वो ख़बर मतलब अब तो टीवी पे भी नहीं आती और उस पर रेडियो पे भी या अखबार में भी नहीं आती। लेकिन एक एरियल एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद आप फ़र्क देख लें, इंडियन एयरफोर्स ने धमकी देनी बंद कर दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड टू से एक जलसे में कि अगर हमारे पास राफेल होते तो और बात होती। वो भी एक एयर एलिमेंट है जो अब उनके पास आ गए हैं, तो देख लेंगे वो क्या करते हैं। तो हमारे पास भी उसका तोड़ आ गया है, हमने J-10 ख़रीदे हैं। तो एयरफोर्स टू एयरफोर्स, नेवी टू नेवी, आर्मी टू आर्मी। जनरल सुंदर जी की किताब है, उसने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया को फ़तेह नहीं कर सकती, इंडियन आर्मी पाकिस्तान को फ़तेह नहीं कर सकती। तो ये तो जो होगी। अच्छा, ये तो एक मुआवजना हो गया ना, लेकिन हाँ, यह पॉइंट इज़ वेल टेकन कि आप बात कर रहे हैं कि एयर माइंडेडनेस हमारी फोर्सेस की ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर द फ्यूचर ऑफ वॉर इज़। और इसके अलावा ऑफ कोर्स 5G वॉर भी, हम जिसके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। डॉक्टर हुमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि हम हमेशा कहते हैं परसेप्शन बिल्डिंग की, 5G के अंदर द नैरेटिव एंड द परसेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
उसमें हाउ डू यू कंपेयर द टू कंट्रीज़? उसमें हम शायद करीब नहीं आ पा रहे, उनकी जो मशीनरी है नैरेटिव बिल्डिंग की, मीडिया कंट्रोल, जो ग्लोबल मीडिया कंट्रोल है, जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए सिद्रा, एज मच एज वी वांट टू सेलिब्रेट 27 फरवरी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुश्किल हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो कन्वेंशनल वॉर फ्रंट्स हैं ना, वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है। आबिद इज़ एब्सोल्युटली राइट। कन्वेंशनल वॉर फ्रंट्स पर इंडिया को समझ आ गई है कि वो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, तो वो कन्वेंशनल वॉर फ्रंट पे तो डेटरेंस बिल्ड कर रहा है अगेंस्ट चाइना। पाकिस्तान इज नॉट ऑन द सीन। डिप्लॉयमेंट अभी भी प्रो पाकिस्तान है, वो मल्टी प्रोंग या मल्टी फ्रंट्स पर पाकिस्तान को हिट करता है। और जो सबसे बड़ा फ्रंट है, जिसको मैं कहती हूँ वॉर्स आर फॉट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन द इंटेलेक्चुअल फ्रंट, ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट एंड ऑन द प्रोपेगेंडा फ्रंट। नाउ इन फ्रंट्स पर इंडिया ने हमें बहुत बुरी तरह मारा है, हमें इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पोस्ट हैं इन फ्रंट्स पे वो मैन्ड भी नहीं है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान नाउ सफर्स फ्रॉम व्हाट आई कॉल इट ट्रिपल वॉर स्क्वीज, और ये किसी भी कंट्री के लिए एक नाइटमेयर होता है। वी हैव अ होस्टाइल ईस्टर्न बॉर्डर, वी हैव अ होस्टाइल वेस्टर्न बॉर्डर एंड वी हैव एन इंटरनल वॉर गोइंग ऑन। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत डिफिकल्ट सिक्योरिटी मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूँ, और वो ये है कि इंडिया ने तो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बिल्ड की हुई है। आपको डिसइंफॉर्मेशन लैब याद होगी, आपको अभी जो रिसेंटली बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई उस पर जो क्रैकडाउन्स हुए वो आपको याद होगा। और किस तरह कारगिल में, जिस तरह आप इस झूठ की बात कर रही हैं, इसी तरह कारगिल में उन्होंने लोगों को इनाम दे दिए थे, जिन्होंने झूठे अवार्ड्स दे दिए थे, रिवॉर्ड्स दे दिए थे, जिन्होंने झूठे इनकाउंटर्स उनको बताए थे, और बाद में पता चला कि ये उन्होंने फच किए थे। ये झूठ कहा था कि इतने पाकिस्तानियों को मार दिया, उतने पाकिस्तानियों को मार दिया। तो ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुछ और फैक्ट्स और रियलिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख में 2022 में इंडिया की वॉर थी चाइना से, एक्टिव वॉर थी चाइना से, जिसमें चाइना ने उनके जमीन पर कब्जा किया है। इसके बावजूद 2022 में चाइना और इंडिया के ट्रेड वॉल्यूम्स ऊपर गए, नीचे नहीं गिरे। सही। तो मेरी गुजारिश ये है, और ये हमें सोचना और समझना पड़ेगा, एक तो वॉर इन टुडेज वर्ल्ड इज 5th जनरेशनल वॉर, इट इज मल्टी प्रोंग, इट इज मल्टी फ्रंटल। कन्वेंशनल फ्रंट्स हमारा इशू है ही नहीं, वी आर गुड देयर। दूसरे फ्रंट्स पर हम काम नहीं कर रहे। आपकी बात को मज़ीद अगर आगे बढ़ाते हैं, आप देखें कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी आपसी हॉस्टिलिटीज़ हैं। अगर हम इस वक्त के एक्टिव यूक्रेन वर्सेस रशिया कॉन्फ्लिक्ट को भी देख लें, ट्रेड वहाँ पे भी हो रही है दोनों ममालिक से, वॉल्यूम्स में थोड़ी बहुत कमी बेशी आई है। ईरान और यूएस के अगर हम आपसी ताल्लुकात को देखते हैं, ईरान और यूएस का ट्रेड भी मल्टीफोल्ड बड़ा ही है वॉल्यूम्स में। हमारे यहाँ भी अक्सर शुरुआत करने की कोशिश की गई डॉक्टर हुमा, जब हम ट्रैक टू डायलॉग की बात करते हैं इंडिया से, वहाँ क्या रुकावटें आती हैं? ट्रैक 2 में तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त रुकावटें हैं, बिकॉज ट्रैक 2 एवल तो कोई मेरे ख्याल है 3-3.5 साल से जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, वहाँ ट्रैक 2 हो ही नहीं रही है। सही, ठीक है, निमराना इज शट डाउन प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ट्रैक 2 हमने इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी बहुत की हुई थी। आई वॉज फॉर सेवरल ईयर्स अ पार्ट ऑफ ट्रैक 2 विद अफगानिस्तान। लेकिन देखिए, वहाँ ट्रैक 2 में जो बातें होती हैं वो एडवाइजरी कंपोनेंट उसमें से निकलता है, लॉन्ग टर्म में वो हेल्प करता है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सामने आई है कि ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें जो लोगों को नच करती हैं बेटर रिलेशनशिप की तरफ। लेकिन आपने कहा कि हम क्या करें इंडिया के साथ। देखिए, हम हर वक्त ये बात कहते हैं, टेक्स 2 टू टैंगो, और जब तक इंडिया से रिस्पांस ना आए कोई रिस्पांस हम नहीं कर सकते, और ये बात उन्होंने भी कह दी है। इंडिया, हमारे फॉरेन ऑफिस अब ऑफ रिकॉर्ड ये बात कहता है कि जी मोदी के होते कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूं कि बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा हुमा जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, वापस आके ये बात करते हैं कि क्या भारत में एक दफ़ा फिर मोदी सरकार आएगी और इसका क्या इस पूरे खित्ते पे असर पड़ेगा। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि गुफ्तगू को अगर आगे बढ़ाना है, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू
पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। अभी एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब जिस तरह कह रहे थे कि जो आपकी कन्वेंशनल माइट है उसको बीफ अप करते चले जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान का एडवांटेज क्या है और पाकिस्तान रेलेवेंट कैसे रहे ग्लोबल स्टेज पे। अब कहा यह भी जाता है कि पहले रेड आर्मी जब 1980 की दिहाई में अफ़गानिस्तान पे हमला आवर हुई तो आपका एक नेचुरल रोल बना खित्ते की अमन और इस्तेहकाम के लिए। दूसरी तरफ 9/11 के बाद होने वाली वॉर ऑन टेरर में भी पाकिस्तान का रोल था। ये इंटरनली भी हमारे यहाँ डिबेटेबल सब्जेक्ट्स हैं कि क्या हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। सवाल ये है कि अब नेटो और US फोर्सेस के इनखला के बाद जब अभी जैसे डॉक्टर हुमा बकाई भी कही थी कि हॉस्टाइल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स एक रियलिटी है पाकिस्तान के लिए, तालिबान की हुकूमत वहाँ पे है, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे हम कितने रेलेवेंट हैं, इकनॉमिकल मसाइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे सामने है। आबिद साहब तकलीफ़ के साथ ये सारी चीज़ें दोहरा रहे हैं क्योंकि मैं अगर 1 साल पहले 2 साल पहले भी 27 फरवरी की इन कॉन्वर्जेशंस को याद करूं तो व्हाट वी वर थिंकिंग अबाउट वाज कि ओके पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कश्मीर इशू को दोबारा रेलेवेंट बता दिया है, हमारी डिप्लोमेसी पे फ्रंट पे हमारी डिप्लोमेटिक विंस हो रही थी। वेयर आर वी राइट नाउ? वी आर वे बिलो आवर 2 years old पोजीशन और उसकी वजह बेसिकली आपकी इकोनॉमी का ख़राब होना है। आप जब दुनिया के नक्शे पे लोगों से नेगोशिएट करते हैं तो वो सबसे पहले आपको गेज करते हैं कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, हाउ आप नेशनल लेवल पे आपका नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप कमज़ोर हैं तो वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, देन यू आर डेस्टिन्ड टू डाई बिकॉज आप, और ये अल्लाह ने जब इंसान बनाया था तो ये कानून बनाया था। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट आबिद साहब मुझे बताएं कि अभी BBC ने द मोदी क्वेश्चन इंडिया डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाई, इतना अपने आप को जमहूरी होने का और फराख दिल होने का और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है। भारत ने बाकायदा इसको बैन किया, भारत ने अपना हर हरबा आजमाया कि दुनिया तक ये बात ना जाए बिकॉज दे फील कि मोदी इज़ गिविंग देम द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है। मेरा आपसे सवाल ये है कि दुनिया का पर्सपेक्टिव अबाउट मोदी, एंड डू यू थिंक दैट मोदी इज़ गोना बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अनदर टर्म? देखिए, ये पार्टी वापस आएगी वेदर इट इज़ मोदी और समबडी एल्स, बिकॉज इनका जो नैरेटिव था वो डोमेस्टिक लेवल पे ही हैज सोल्ड इट वेरी वेल। हिंदुत्व है, जैसे वो उनका आदित्य योगी, मतलब वो शहरों के नाम बदल रहा है, ही इज़ कन्वर्टिंग देम इनटू अ हिंदू सिटी, ताजमहल का नाम भी बदलना चाह रहा है, तो ये वो हेट्रेड है उनकी जो 1000 साल की दबी हुई थी वो अब निकल रही है। आप हमेशा अगर पूरी हिस्ट्री को उठा के देख लें, इंडिया जिसको आज हम स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पे जानते हैं ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडिया वाज अ रीजन, जिस तरह हम यूरोप को एक ख़ित्ता मानते हैं, कॉन्टिनेंट मानते हैं, उसी तरह अमेरिका एक ख़ित्ता है, यानी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उसी तरह इंडिया एक ख़ित्ते का नाम था जहाँ बहुत सारी रियासतें बसती थीं। और जब भी हम ये कहते हैं ना कि जी पार्टीशन हुआ या इंडिया डिवाइड हुआ, नो, इट वॉज अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ 2 स्टेट्स। तो हमें इस बात पर बड़ा हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि 1947 से पहले अगर पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था तो इंडिया भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इट इज़ द इंडिपेंडेंस एंड क्रिएशन ऑफ 2 स्टेट्स। पार्टीशन तो सिर्फ दो प्रोविंसेस की हुई है। आप सही कह रही हैं। द क्वेश्चन इज कि ये हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, बट इंडियंस इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपने गौ माता के टुकड़े कर दिए धर्म के नाम पे, ये उनका एग्जैक्ट वो बट थिंक अबाउट इट दिस वे, आप देखिए कितना फ्लॉड पर्सपेक्टिव है आबिद साहब, कि अगर वो कहते हैं कि मुगल्स के आने से पहले देयर वाज नो इस्लाम इन इंडिया, देयर वाज आल्सो नॉट अ सिंगुलर हिंदुइज्म, या वो एक हिंदू रिलीजन भी नहीं था। लेकिन आप ये भी देखें ना, देखें इंडिया की आजकल की रियलिटीज़ देखें, वो एक इकोनॉमिक माइट रखता है, असर और रसूख रखता है दुनिया में, और ये जो उसका वर्जन ऑफ हिस्ट्री है, क्या ये इंडिया को सर्व करेगा, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे बहुत सारी और कौमियतें और अक़लियतें, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब रहते हैं? देखिए, जब सिखों ने रेजिस्टेंस की थोड़ी सी तो उन्होंने सिखों को मारा, जब मुसलमान रेजिस्टेंस करते हैं तो वो मुसलमानों को मारते हैं। बाकी जो अक़लियतें हैं वहाँ पे वो रिलेटिवली ज़्यादा डोसाइल हैं, वो अपना खामोशी से काम करें। जैसे क्रिश्चियंस हैं वो अपनी फैल रहे हैं, वो अपनी तबलीग करते हैं अपने उसकी, तो उस पर उनका बड़ा रेजिस्टेंस। देखिए, इंतकाम लेने के लिए आपको कोई नफ़रत अंगेज़ जज्बा उभारना पड़ता है। इंडिया के लिए पाकिस्तान का बनना, फिर पाकिस्तान का उसको आंखें दिखाना, पाकिस्तान का उसको मुकाबले, बिकॉज वो पाकिस्तान को वो स्टेटस देना चाहता है जो श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव वगैरह को दिया हुआ है। बांग्लादेश को उसने काबू कर लिया है। बांग्लादेश अब रेजिस्ट करता है
लेकिन वो उसको फिर भी दबा लेता है, कोई ना कोई वार्निंग दे के। उनका पानी का झगड़ा है, बॉर्डर का डिस्प्यूट है, BSF की और उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बात ये है कि ये आपकी जो ताकत आप में आ गई ना इकोनॉमिक, ये आपको हेजेमनिस्टिक बनाती है। सही। यू वांट टू यूज दैट पावर। बट टेल मी समथिंग, वही जो हम अभी बात कर रहे हैं कि मजहबी रेडिकलाइजेशन, जो नफ़रत अंगेज़ी है, जो इंतहा पसंदी है, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। जैसे आई रिमेंबर पहले तो कॉन्वर्जेसन ये हुआ करती थी ना कि अगर आप किसी भी टेररिस्ट को देखें, उसकी कोई ज़ात, उसका कोई रिलीजन, कोई धर्म नहीं है, उसका मजहब का नॉलेज भी नहीं है उसका। एग्जैक्टली। बट उसने एक और स्टांस ये बनाया हुआ है जी। एलिमेंट हर रिलीजन और हर हर religion कम्युनिटी है। में ये पॉसिबल बिल्कुल, हो सकता है। हर रिलीजन का है। अब इसका जो राइज हम इंडिया में देख रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? उसका असर देखें, एक तो ये है लॉजिकल आंसर कि जब उनकी इंतकाम की आग ठंडी होगी कि पाकिस्तान इज़ रिड्यूस्ड इन रेलेवेंस विज़ वी इंडिया। सेकंड ये है कि कोई हमारी ऐसी फैसला कुन जंग हो जाए जिसके बाद मैंने लेबनान को देखा है कि 74 से पहले उनसे बड़ी एरोगेंट कौम कोई नहीं थी। मैं वो रिसेंट टाइम में गया उधर, उनसे ज़्यादा अमन पसंद, डोसाइल, सॉफ्ट स्पोकन मैंने कम दुनिया में देखे। ये बड़ी सारी एक जो ऐसी तब्दीली आती है ना सोसाइटी में आपके, कि जंग हो गई है, तबाही हो गई है, आपके अजीज़ मर गए, दोस्त मर गए, आपने वो देखी है तबाही, तो वो आपको इंसानियत के दायरे में लाती है। जैसे यूरोप के साथ भी यूरोप के साथ भी यही हुआ इन्होंने। और अच्छा, ये मज़हब वाला पॉइंट जो है ना, ये आप किसी मज़हब पे अप्लाई करते हैं। जब तक चर्च रूल करता रहा यूरोप को, 400 साल जंगें हुई फ्रांस की और इंग्लैंड की। अब दे रियलाइज्ड कि आप पॉलिटिकली एक दूसरे से नफरत करें बट ट्रेड करते रहें, तो सर उससे हमारे यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग है? वही जो हम कह रहे हैं कि इंडिया, मैं कल भी देख रही थी कि उसने बहुत बड़ी तादाद में, नंबर्स में स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हुई हैं। और जैसे आपने कहा कि वो एक दुनिया में एक मीडिया माइट भी रखते हैं नैरेटिव के लिए, उनके पास बॉलीवुड भी है, स्टार्स भी हैं, इंटरनेशनली रेलिवेंट इंटेलेक्चुअल्स एंड थॉट लीडर्स भी मौजूद हैं। knowing all these realities, what does Pakistan need to do? देखिए, हमने हमेशा एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं। आप पहले तो ये तय कर लें कि जंग से आपके मसले हल नहीं होंगे। ओवरऑल अगर आपने इस खत्ते की बात करनी है जहाँ दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, दैन वी हैव टू गो फॉरवर्ड। अच्छा, इन दोनों ममालिक की एक हकीकत ये भी है कि एब्सेंस ऑफ वॉर डज़ नॉट रियली इक्वेट टू पीस एंड अ हार्मफुल, यू नो, एक स्टेबल माहौल नहीं मिलता कि आप गुफ्तगू को, मज़ाकरात को, चीज़ों को किसी मंतकी अंजाम तक ले जा सकें या उसमें कोई प्रोग्रेस भी कर सकें। और जिस तरह के अभी आबिद साहब कह रहे थे कि देयर इज़ अ सो कॉल्ड मॉरल हाई ग्राउंड, और ये बातें कहते हुए कड़वी लगती हैं, हमारे दिल को भी तकलीफ़ होती है, बिकॉज आपकी एक साख है एक कौम के होते हुए, एक सॉवरेन नेशन के तौर पे। अभी साहब, इन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ दिस कॉन्वर्जेसन मुझे ये बताइए कि व्हाट वुड योर एडवाइस बी? यानी एक तो होती है ना कि आप कड़े हालात से क्या लर्निंग लेते हैं। मुझे याद है कि जब 9/11 के बाद भी बात हो रही थी कि बड़ी मुश्किल से छोटी मुश्किल बेहतर है, क्या पाकिस्तान एक इसी तरह के क्रॉस रोड पे है इस वक्त? इंडिया जो है ना, उसको आप थोड़ा सा कूलिंग टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज you have to tell them that war is not a solution. And when you say cooling time, are you saying that we still have to engage with them in conversations? There is no way out. मैं आज एक और चीज़ आपकी उस पर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए आपका नेचुरल ट्रेड पार्टनर इंडिया बनता है, ईरान बनता है, अफगानिस्तान बनता है, चाइना तो है ही आपका, बिकॉज दुनिया में किसी ने तरक्की नहीं की जिसने अपने पड़ोसी के साथ ट्रेड नहीं की। बहुत शुक्रिया। आबिद राव साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ थी। पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री बट वी नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर, स्पेशली लुकिंग एंड इन द वेक ऑफ द चेंजिंग रियलिटीज़ ऑफ द साउथ एशियन रीजन, और हमारी जो ग्लोबल रेलेवेंस है उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा।